पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप किसी भी लीडर के साथ आर्गुमेंट कर सकते हो, आप किसी भी लीडर को क्रिटिसाइज कर सकते हो। ये सारे किस में आते हैं? हमारे पॉलिटिकल लिबर्टी में। आप इलेक्शन लड़ सकते हो, आप अगर इंडिया के सिटीजन हो। देखो सिटीजन वाला सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और इंडिया में क्या है बेटा? ओनली सिंगल सिटीजनशिप। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप बाहर के सिटीजन नहीं हो सकते, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। हमने सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। यहाँ पे रहते हुए सिर्फ आप ही एक ही कंट्री के जितने भी बेनिफिट्स उनका प्रॉफिट उठा सकते हो, ठीक है। अब अगर हम इंडिया में रहने वाले हैं लेकिन सिटीजनशिप नहीं है हमारे पास, तो हम इंडिया में राइट टू वोट का हमारे पास फायदा नहीं मिल सकता, ठीक है बेटा। सेकंड हमने क्या पढ़ा था? जल्दी बोलो। बताओ डेफिनेशन। फ्रीडम फॉरेन डोमिनेशन। ओके, सेकंड हमारी नेशनल ही थी, नेचुरल तो बाद में की थी हमने। नेचुरल क्या था कि फॉरेस्ट एरिया में अगर हम अपनी मर्जी से कोई भी चीज एक्वायर कर लेते हैं, वो क्या थी? हमारा नेचुरल वाला था। ये सेकंड वाला क्या था? अभी नेशनल था। और नेशनल का मतलब क्या था? फ्रीडम। देखो नेशनल का मतलब क्या था कि आपको फ्रीडम होनी चाहिए फॉरेन अफेयर से, फॉरेन पॉलिसी से, फॉरेन इंटरफेरेंस से भी। किसी भी तरीके से फॉरेन वाले हमारे यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे हमारे पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई भी फैसला लेना है उनको इंडिया में तो वो अपनी मर्जी से लेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको जो बाइडेन कुछ कहेगा, पुतिन कुछ कहेगा, दूसरे देश के कोई भी प्रधानमंत्री कुछ कहेगा, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि इंडिया क्या है? इंडिपेंडेंट कंट्री है। कब बना था बेटा? 1947 में, ठीक है। थर्ड हमने किसके बारे में पढ़ा था? इकोनॉमिक लिबर्टी। थर्ड क्या था हमारा? इकोनॉमिक लिबर्टी। उसमें क्या था? अगर इक्वल सिचुएशन है, अगर इक्वल सिचुएशन है, इक्वल टाइम है, तो वेजेस भी क्या होंगे? एक जैसे होंगे, ठीक है बेटा। अगर कोई एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, 10th पढ़ा लिखा है, बीए पढ़ा लिखा है, तो बीए जितने वाले भी काम करेंगे उनको एक जैसी सैलरी मिलनी चाहिए, तो जो 10th वाले हैं उनको क्या मिलनी चाहिए? एक जैसी सैलरी। अगर ये नहीं है सिस्टम तो हमारे पास इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। और इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है तो पॉलिटिकल लिबर्टी का, सिविल लिबर्टी का भी कोई फायदा नहीं, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने पढ़ी थी सिविल लिबर्टी। बताओ क्या है सिविल लिबर्टी? उसमें क्या होता है बेटा? आपको फ्रीडम है, कैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फ्रीडम दी गई है कि आपको स्पीच कुछ भी बोल सकते हो, आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, आपके पास हर तरह की लिबर्टी। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है? उस पर भी कंस्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल 100% फ्री हो, नहीं। हर चीज़ जो मिली हुई है हमारे को उसमें भी क्या है? कंस्टेंट। और कौन से आर्टिकल बताया गया इसके बारे में? 19। अगर आपकी लिबर्टी को कहीं पर भी कोई एक्सप्लॉइट करता है तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। सिविल लिबर्टी में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड होते हैं ना? हाँ। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी इसमें नहीं होता? राइट टू प्रॉपर्टी, सुनो बेटा, देखो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट्स था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था। लेकिन 1942 में इसको हटा दिया गया था। एक वो 42 वाला अमेंडमेंट होता है, फिर 44 वाला अमेंडमेंट होता है, इसको हटा के क्या बना दिया? लीगल राइट बना दिया। सुनो एक छोटी सी स्टोरी है इसकी। अब मान लो हमारी ये प्रॉपर्टी है, हम क्या करते हैं? राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है बेटा, कब होता है? 26 नवंबर को पहली बार होता है, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट कब करते हैं हम? साथ साथ बोला, ठीक है। उस दिन क्या कहा था कि भाई आपका जो ये राइट टू प्रॉपर्टी है फंडामेंटल राइट्स है, फिक्स कर दिया था। लेकिन काफी एक केशवानंद भारती का एक केस आता है। किसका केस आता है? केशवानंद भारती का। देखो सुन लो, तो छोटी सी स्टोरी है इसकी। केशवानंद भारती का क्या है? अपना एक आश्रम है, ठीक है। अब सरकार उस आश्रम पे क्या बनाना चाहती थी? अपना कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहती है। अब हमारी लैंड है, अगर सरकार उसको एक्वायर करती है और वो सरकार क्या कहेगी कि हमारे को आपकी लैंड चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट है। मैंने क्या कहा? अगर उसके खिलाफ कोई भी जाता तो आप कहाँ जाओगे? आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। अब केशवानंद भारती ने क्या कहा था? उसकी बात है बेटा, ये 1973 के आसपास की बात है। केशवानंद भारती ने कहा कि ये मेरी लैंड है, मैं नहीं दूंगा। कहाँ का केस था बेटा? केरला का केस था। अब केरला गवर्नमेंट ने क्या कहा? भी आपको तो ये देनी पड़ेगी, हमारे को रिक्वायरमेंट है। अब ये भी हाई कोर्ट में चला जाता है बेटा, ये भी हाई कोर्ट में चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले क्या था? राइट टू फंडामेंटल में था। और फंडामेंटल है तो आप उसके लिए कहीं पर भी फाइट कर सकते हो। कोई चीज फंडामेंटल है आपके पास, कितने अभी 6 हैं, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाओगे, आपकी बात सुनी जाएगी।
लेकिन जब सरकार ने देखा कि ये विवाद बढ़ता जा रहा है, बेटा 1978 तक ये चीजें चलती हैं और इसको हटा दिया जाता है। गवर्नमेंट ने देखा कि कल को हमारे को कोई बड़ी लैंड अगर लेनी है, किसी के एक्वायर करनी है, ऐसे तो कोई भी नहीं देगा, क्योंकि क्या बोलेंगे हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। इसलिए बेटा 1978 में इसको हटाकर किसमें क्या बना दिया, लीगल राइट बना दिया। अब सरकार चाहे तो इसको ले सकती है, आपको इसको पैसे मिलेंगे, डबल मिल सकते हैं, ट्रिपल मिल सकते हैं, लेकिन सरकार को ये लैंड चाहिए तो सरकार लेगी। आपने देखा होगा कुछ जहाँ पर प्लांट लगने वाले हैं, कहीं पे कहीं रेलवे लाइन निकलने वाली है, तो जिन दिन जहाँ आसपास का जो एरिया है सरकार एक्वायर कर लेती है। अब हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, थोड़ी देर टाइम के लिए स्टे लग सकता है, लेकिन परमानेंट श्योरिटी नहीं है कि वो जमीन हमारी होगी। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल राइट नहीं है। और आपने एक चीज ध्यान से सुन लेनी, अगर फंडामेंटल राइट है तो सुप्रीम कोर्ट हमारी बात मानेगा। अब इसको क्या होता है, लास्ट में ये केस आनंद भारती केस हार जाते हैं, लेकिन इसको काफी पैसे मिलते हैं, पर इसके बाद ही सिस्टम खत्म कर देते हैं। यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है, पहले हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर अलग से एक बेंच बिठाई जाती है। फर्स्ट टाइम बेटा 13 ऐसे जजेस की पूरी बेंच बैठती फैसला लेते हैं। अब केशवानंद भारती के 6 आते हैं और दूसरे के क्या आते हैं, 7। अब एक वोट से यहाँ पे भी हार जाते हैं, लेकिन लास्ट में यही फैसला होता है, इसको फंडामेंटल राइट्स इसको हटा दो। अब इसको आर्टिकल 300 के आस वहाँ 300 ए पे इसको रख दिया गया है। कहाँ से निकाल के, पहले बेटा हमारा 31 पे था, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमारे कहाँ से हैं, 12 से 35, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, ये चैप्टर हम कर चुके हैं। सेकंड जो बुक है ना हमारी, उसमें फंडामेंटल चैप्टर हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, अगर कोई पुराना स्टूडेंट है जिसने वो चैप्टर पढ़े हैं। ठीक है, ये वाला सिस्टम समझ में आ गया। ये हमने लिबर्टी पढ़ रहे थे, पॉलिटिकल थी, नेशनल थी, नेचुरल थी, इकोनॉमिक थी। ठीक है, फिर हमने सेफ गार्ड भी पढ़े थे, किस तरीके से अगर हमारी ये लिबर्टी है इनको सेव कर सकते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा था बेटा, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, इस तरीके से पढ़े थे ना। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सी थ्योरी, हार्म प्रिंसिपल। ये किसने दी, इसके अंदर क्या है, ठीक है, साथ साथ लिखते जाओगे। अभी थ्योरी किसने दी है, जे.एस. मिल, लिख लो हार्म प्रिंसिपल। Harm principle was developed by J.S. Mill, John Stuart Mill, John Stuart Mill, J.S. Mill लिख लो बेटा, देखो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, कौन सी थ्योरी दी, हार्म प्रिंसिपल, हिंदी में क्या बोलते हैं, हानि सिद्धांत। हानि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, जे.एस. मिल। और इनकी एक बुक है, लिखो ऑन लिबर्टी, इनकी बुक है ऑन लिबर्टी, उसमें इन्होंने इसके बारे में बताया है, ऑन लिबर्टी। अब मैं जल्दी जल्दी से मुझे बता दो, नेल्सन मंडेला की कौन सी बुक हमने पढ़ी है अभी हाल ही में, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एक वो जो लीडर है म्यांमार की, ओंग सान सू की, उनकी कौन सी बुक है, फ्रीडम फ्रॉम फियर। ओके, और गांधी जी की कौन सी बुक पढ़ी हमने, हाँ यहाँ पे हिंद स्वराज। ये याद रखनी है, 4 बुक्स हमने कवर कर ली हैं। थ्योरी में क्या पढ़नी है, किसने क्या लिखा, कौन सी बुक लिखी, किस बुक में उन्होंने लिबर्टी के बारे में लिखा। ठीक है बेटा, अब लिखो इसी में 2 टाइप्स, हार्म प्रिंसिपल ने इसके 2 टाइप्स बताए हैं। बी हार्म प्रिंसिपल है, किसके द्वारा दिया है, जे.एस. मिल के द्वारा। इसके 2 प्रिंसिपल्स हैं, वो लिखो, या 2 पार्ट्स, कुछ भी लिख सकते हो। फर्स्ट लिखो बेटा सेल्फ रिगार्डिंग, सेल्फ रिगार्डिंग, फर्स्ट है हमारा सेल्फ रिगार्डिंग, और सेकंड है अदर रिगार्डिंग। फर्स्ट सेल्फ रिगार्डिंग, सेकंड अदर रिगार्डिंग। अब देखो बेटा जे.एस. मिल क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने क्या थ्योरी दी, ऑन लिबर्टी में उन्होंने लिखा, एक तो होता है इसका टाइप सेल्फ रिगार्डिंग, जैसे हमने लिबर्टी के टाइप पढ़े थे ना, इसी तरीके से ये थ्योरी है, इसके भी क्या है, ये टाइप है। सेल्फ रिगार्डिंग समझो, सेल्फ मतलब खुद से रिलेटेड है, रिगार्डिंग खुद से रिलेटेड होगा। अब क्या ऐसी चीज है जो हमारे से ही रिलेटेड होगी, अब ध्यान से सुन लो इसको, अपनी भाषा में अपनी उस हिसाब से लिख लेना।
सेल्फ रिगार्डिंग का मतलब है कोई भी ऐसा इफेक्ट, कोई भी ऐसा काम जो एक मनुष्य खुद करता है उसका इफेक्ट सिर्फ उसी पे होता है। सुनो, कोई भी सिस्टम, अगर कोई भी हम पढ़ते हैं मान लो, ठीक है, लेकिन हमारी पढ़ाई का फायदा हमारे पेरेंट्स को भी मिलता है, हमारी सोसाइटी को भी मिलता है, हमारी कंट्री को भी मिलता है ना। लेकिन कोई ऐसी भी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो मनुष्य खुद करता है लेकिन उसका इफेक्ट सिर्फ उसके ऊपर होता है, किसी और पे नहीं होता, वो क्या होता है बेटा? सेल्फ रिगार्डिंग। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे म्यूजिक सिस्टम है, देखो एक बार हम अपने घर में क्या लेके आते हैं? म्यूजिक सिस्टम लेके आते हैं, ठीक है, हम उसे अपने रूम में ही क्या करते हैं? सुनते हैं, तो उसका इफेक्ट किस पे हुआ? सिर्फ हमारे पे हुआ ना। देखो हमने क्या लिया? म्यूजिक सिस्टम लिया, हम अपने कमरे में आराम से पूरी रात सुनते रहते हैं उसके बारे में, तो उसका इफेक्ट किस पे आ रहा है? सिर्फ हमारे पे। लेकिन अगर इसका ऑब्जेक्ट उल्टा लें, जैसे हम मैंने कहा अदर रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग का है आपने कोई भी एक्ट किया, आपने कोई भी वर्क किया, उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं, आपकी सोसाइटी पे आ रहा है, तो वो क्या होता है बेटा? अदर रिगार्डिंग। जैसे मैं कहूँ आपने म्यूजिक सिस्टम लिया, आप उसको इवनिंग में बाहर अपने गले के बाहर लगा देते हो, तो उसका इफेक्ट चारों तरफ हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। आप डीजे लेके आते हो और गले में जाके किसी घर के आगे लगा देते हो और वो सारे सो रहे हैं, तो इफेक्ट उन पे आएगा या नहीं आएगा? और कोई हार्ट का मरीज है, हो सकता है उसको अटैक आ जाए, कुछ भी हो सकता है, तो आप समझो अपने उसमें सेल्फ रिगार्डिंग सिर्फ इफेक्ट किस पे आना चाहिए? सेल्फ पे। अदर रिगार्डिंग इफेक्ट किस पे आना चाहिए? दूसरों पे। अब लिख लो इसके बारे में, सेल्फ रिगार्डिंग में लिखो, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन, the consequences of an action done by a person, done by a person affect that itself. The consequences of an action done by a person affected that itself. कोई भी ऐसा एक्शन जो आपने किया है, रिजल्ट क्या होगा? सिर्फ आपके ऊपर उसका सीधा इफेक्ट आएगा, ठीक है बेटा। अदर रिगार्डिंग में भी लिख लो थोड़ा सा, अदर regarding, write down, the consequences of an action, the consequences of an action done by a person, done by a person which affect other person in the society, which affect other person in the society. और इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो आप किस वाला बेटा? म्यूजिक सिस्टम वाला लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी देखो डायरेक्टर है, म्यूजिशियन है, सिंगर है, कोई भी गाना लिखता है, कोई भी गाना गाता है, अगर उसका इफेक्ट सिर्फ खुद के ऊपर आ रहा है तो आप किस लिख दोगे? सेल्फ रिगार्डिंग। अगर किसी और पर इफेक्ट आ रहा है तो आप क्या लिख दोगे? अदर रिगार्डिंग। ये दो प्रिंसिपल थे किसके? जेएस मिल ने अपनी जो ऑन लिबर्टी उस बुक में किसके बारे में लिखा? हार्म प्रिंसिपल के बारे में लिखा। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट राइट डाउन। अब इस चैप्टर में एक और चीज है बेटा, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव लिबर्टी। कभी सुना है पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, नेगेटिव लिबर्टी क्या है? हैव यू एनी आइडिया? हनी बता सकते हो बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी कौन? मैम पॉजिटिव लिबर्टी जिसमें दूसरों पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। ओके, लिखो बेटा इसके बारे में, पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में लिख लो। इट इज द फ्रीडम, it is the freedom of an individual, it is the freedom of an individual to develop his or her capabilities। बस देखो पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है? इट इज द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू डेवलप हिज और हर कैपेबिलिटीज। अगर कोई भी सिंगल पर्सन अपनी एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए कोई भी काम करता है तो वो क्या है बेटा? पॉजिटिव लिबर्टी। सेम इसका ऑपोजिट क्या लिख सकते हो आप? नेगेटिव लिबर्टी। उसको अपनी लैंग्वेज में इसका ऑपोजिट लिख सकते हो। अगर अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए आप कुछ भी नहीं करते हो, लेकिन उससे क्या करते हो? अगर मान लो सेम डीजे वाला आप एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देखो
उसमें तो हमने पॉजिटिव में क्या पढ़ा कि अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप कोई भी एक्शन करते हो, वो क्या हुआ पॉजिटिव लिबर्टी। उसी किसी का नुकसान नहीं हुआ, वहां पे लो जो है वो भी क्या हो रहे हैं पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहे हैं। लेकिन सेम देखो नेगेटिव में क्या आ जाएगा, मान लो बेटा डीजे वाला एग्जांपल यही दे रखा है आपकी बुक में म्यूजिक का सिस्टम का। देखो डीजे में क्या है कि आप इसको किसी भी गली में मोहल्ले में या किसी भी कहां पर भी बहुत ज्यादा इसको इफेक्ट तेज लाउड में इसको बजाते हो तो क्या होगा बेटा आसपास का एरिया इफेक्ट होगा। इफेक्ट तो होगा लेकिन वहां पे गवर्नमेंट क्या है इंटरफेयर नहीं करेगी, वो क्या होती है हमारी नेगेटिव लिबर्टी। ध्यान रखना है नेगेटिव लिबर्टी में गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती है, सिर्फ क्या होता है दूसरों पर इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। सोसाइटी पे लिख सकते हो, ग्रुप पे लिख सकते हो, स्टेट पे लिख सकते हो, कंट्री पे लिख सकते हो। नेगेटिव में क्या देखा कि आप गलत काम कर रहे हो लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट लोग कुछ नहीं कह रहा उसको। अब नॉर्मली क्या होता है देखो अभी हरियाणा में क्या सिस्टम है, जैसे डीजे का है कि 10 PM तक नाइट में आप 10 PM तक इसका यूज कर सकते हो। अब इसको आप 10 PM तक कितना भी तेज कर सकते हो, कोई बीमार है उसको कितना भी कुछ भी इफेक्ट हो। कई बार क्या होता है बेटा जो हमारे ईयर है ना यहाँ परेशानी होने लग जाती है अगर आवाज बहुत ज्यादा तेज है तो। लेकिन कानून तो कुछ नहीं कह सकते, कानून ने क्या कह रखा है 10 बजे तक आप इसका यूज कर सकते हो। तो ऐसी लिबर्टी जिससे दूसरों को इफेक्ट आता है, नेगेटिव इफेक्ट आता है, वो नेगेटिव। पॉजिटिव में आप डेवलप करने के लिए इसका यूज करते हो। ठीक है आगे देखो एक बार। अच्छा अब साथ साथ लिख लो एक बार गांधी जी की व्यू देखो क्या है। गांधी जी जो हैं वो क्या लिखते हैं बेटा, किसकी हिंद स्वराज में क्या लिखते हैं, जल्दी जल्दी वैसे बता दो। गांधी जी हैं जो हिंद स्वराज में क्या लिखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा है, ये आपकी डेफिनेशन आ सकती है बुक में प्रोवाइड है ये, ठीक है अंडरलाइन करवाऊंगी बाद में। जैसे गांधी जी ने क्या कहा, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, नेल्सन मंडेला ने क्या कहा, और वो क्या थी ओंग सांग सू की, वो उन्होंने भी क्या कहा लिबर्टी के बारे में। ये आपको याद रखना है, इनकी बुक्स याद रखनी है, ठीक है। अच्छा आपसे ये पूछा जा सकता है जो फ्रीडम फ्रॉम फियर है, ठीक है, ये उन्होंने लिखी। उस टाइम पे वो कहाँ थी, कैसे सरवाइव कर रही थी, क्या उनको घर में अरेस्ट किया गया था, क्या वो इंग्लैंड गई हुई थी, क्या उनके बच्चे सेपरेट थे। ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे आपके पास पेपर में, इनमें से कोई नहीं, ए बी बोथ ऐसे करके कर लोगे। ओके इनकी बुक आप लोगों ने लिखी रखी है या लिखनी है, ये गांधी जी की लिख लो हिंद स्वराज, ये आपकी ऑलरेडी आप लिख चुके हो। नेल्सन मंडेला की लिख सकते हो, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी हुई है, ऑन लिबर्टी भी लिखी ली है, ठीक है। ये था हमारा पूरा चैप्टर। अच्छा एक लाइन और लिख लो बेटा, किसके बारे में, लिबरलिज्म के बारे में। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं लिबरलिज्म, लिखो क्या है ये। थ्योरी पढ़ी थी ना 1-2 दिन पहले हमने लिबरलिज्म, मैंने बताया था स्पेशली किसको इंपॉर्टेंस देता है, इंडिविजुअल को, ठीक है। इसके कुछ ऐसे फॉलोअर हैं जो आज भी हैं, उनके बारे में लिख लो। लिबरलिज्म को जो मानते हैं, लिबरलिज्म मीन्स फ्री मैन, लिबरलिज्म मीन्स फ्री मैन, मतलब उस पर कोई भी किसी भी तरीके का कंस्ट्रेंट्स नहीं, ठीक है बेटा। इसके जो राइटर हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखा है, लिखो J.S. मिल, J.S. मिल, T.H. ग्रीन, लिबरलिज्म को किस पे फोकस दिया गया था, मेन इंडिविजुअल को दिया गया था। स्पेशल एग्जाम्पल मैरिज वाला था, ठीक है। J.S. मिल, T.H. ग्रीन और रोनाटे, J.S. मिल, T.H. ग्रीन और गोविंद रनाडे, गोविंद रनाडे, ठीक है। ओवरऑल ये हमारा चैप्टर था। अब कल हम क्या करने वाले हैं, इसी चैप्टर को अब बुक में से पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम प्रॉब्लम भी लेंगे, जिस बच्चे को जो भी प्रॉब्लम है वो, और कल इस चैप्टर को दोबारा से रीड करेंगे।